अजीब हालत कर दी। हमको याद है इस बैच में पढ़ाए हैं। अब कहिए कि याद नहीं है, कहे नहीं पहले से टेस्ट के लिए इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर हम टेस्ट ना लें तो आप लोग पढ़िएगा नहीं, इसका मतलब हम बोलेंगे कि चैप्टर पढ़ के आना जी तब टेस्ट देंगे, ऐसा होता है क्या? दे दीजिए टेस्ट, कोई बात नहीं, आंसर मिलवा देंगे इससे और डिस्कशन करवा देंगे, इससे कुछ ज्ञान तो मिलेगा। लेकिन अब समझ में आया कि पढ़ाए थे। आप उस दिन नहीं आए होंगे, बात अलग है। तो अच्छा, इतना लोग हाथ कैसे उठाया? अच्छा, अभी भी ये बोल रहे हैं कि कोई नहीं बोल रहा है सर, इतना लोग बोल दिया फिर भी करें। पूरा फोटो बनवा के लिखवाया हुआ भी है। लाओ दो यार, तुमने को भी दो। ये क्या है? क्या पढ़ाए हैं? ऐसी कैसी बात कर देते हैं। चलिए आपको देंगे हम इसमें 10, मतलब आप तेजी से, कितने क्वेश्चन है भाई? 50 है। 5 मिनट दे देते हैं थोड़ा और, 5 मिनट सबके लिए दे देते हैं, हम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, कल ये लोग बोल रहे थे कि सर एक टेस्ट ले लीजिए हम लोगों का। और जब आज टेस्ट लिए तो ये लोग जो है अजीब तरह के कमेंट हमारे ऊपर पास कर रहे हैं कि भाई टेस्ट काहे ले लिए। कल तक नीचे खदेड़ के हमको बोला है सब, वहां दौड़ के रमेश के चाय दुकान तक, सर टेस्ट लीजिए ना, टेस्ट लीजिए ना। आज जब टेस्ट ले लिया तो सर ये क्या मतलब है सर, हमको तो याद नहीं है सर, लिखवाए नहीं थे, पढ़ाए नहीं थे। बनाइए। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे इसको देखते रहिएगा, हम बारी बारी से करेंगे इसको। 5 मिनट का वक्त दे दिया और मतलब सब मिला के समझिए कि 240-250 सेकेंड और देते हैं। बनाइए, टिक मार देना है खाली, पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी। इसी बहाने इतना सारा, अरे भैया ईवीएस ही है, ये भी पूरा समुद्र क्या है? ईवीएस एनवायरमेंट साइंस है। चलिए सबकी विशेषता भी बताएंगे, सबका प्रभाव भी बताएंगे। और आज जो लोकल विंड लिखवा रहे थे, आज इमरजेंसी वाला काम कल खत्म हो गया, सब मतलब ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ आ गए और आज भीड़ अच्छा है, मुझे आज अच्छा लग रहा है। कल आप लोग स्टूडेंट कम हो जाते हैं, कम मत होइए भाई। विश्व की सबसे, चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन। कहां तक पहुंचे हैं? आज हम लोकल विंड कंप्लीट करके ही जाएंगे, इसको डिस्कशन कर लेंगे। जितने लोकल विंड है उसको लिखवा देंगे, जो छूट गया था। चिनू का ब्लिजर्ड तक किए थे शायद, उसके बाद नहीं करवाए थे। 3 गो हवा करवाए थे, लू, चिनू का ब्लिजर्ड। बैठ जाइए आराम से, लोकल विंड कंप्लीट कर देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा मोड़ा बात है। को सामने 40 नंबर क्वेश्चन तो परवाल भित्ति क्या है, पूरा पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। चलिए, कोई नहीं, आराम से कुछ लोग बना रहे हैं इसको। टेस्ट को तुम लोग क्या कर रहे हो, इसको खेल के रूप में ले रहे हो, लेकिन कुछ लोग इसको रियली में टेस्ट दे रहे हैं और उनको लगता है कि हम मिलाएंगे हमारा कितना नंबर आया। और कुछ लोग यार छोड़ो ना, क्या ही रैंडम टेस्ट मास्टर ले लिया। अरे रैंडम टेस्ट ही लिया जाता, टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपको हम बता दें कि यार कल टेस्ट लेंगे, ये चैप्टर है, फिर क्या टेस्ट? टेस्ट क्या होता है जीवन में? परीक्षा क्या होती है जो रैंडम आ जाए आपके लाइफ में? नहीं, भगवान परीक्षा ले रहा है तो रैंडम आया तभी तो ऐसा बोले आप। परीक्षा रैंडम होती है। आप लोग क्या सोचते हैं कि आज हिमालय पढ़ के आइएगा टेस्ट लेंगे, ऐसे होता है टेस्ट। वहाँ जाइएगा तो
वहाँ जाइएगा तो पूछेगा एग्जाम में कि सर कहाँ से पूछें। आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 11:45 तक रुकेंगे, कहिएगा तो 12 बजे तक रुकेंगे, लेकिन आप टेंशन न लें, चिंता न करें। अच्छा, मैथ है, तुम लोग मैथ के लिए सबसे पहले तो काम ही करो कि बेसिक कैलकुलेशन ठीक कर लीजिए, जिसमें भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना, भिन्न के भाग, दशमलव के गुना, दशमलव के भाग, दशमलव के जोड़, दशमलव के घटाव। इसके अलावा एक्स वाई जेड का कैलकुलेशन, एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स प्लस एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा, मतलब एक्स वाई जेड का कैलकुलेशन बेसिक अगर आपको 4-5 दिन करा दिया जाए, खूब प्रैक्टिस, उसके बाद मैथ पढ़ाया जाए, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको मैथ समझ में नहीं आएगा। 5-7 दिन अगर ये बेसिक वाला क्लास ले लिया जाए, तब मैथ पढ़ाया जाए, तो मैथ पढ़ने का मजा सबको आएगा। ऐसे फिर तेज बच्चा को समझ में आएगा, अब भोन बच्चा 10% बराबर कैसे 1/10 हो गया पता नहीं चल रहा है, 20% बराबर 1/5 कैसे हो गया पता नहीं चल रहा है, नहीं हो गया। चलिए, है उसको डॉक्टर जोड़ दिया है और बोला कि 1% चांस है कि सरवाइव करेगा, वो लेट खुद ही कर दिया वहां सब, और 99% चांस है कि सरवाइव नहीं करेगा। नहीं किया, 2 दिन में अगर काला हो गया तो इसको हम पूरा यहां से हटा देंगे। है? ये वाला है नहीं, इतना हटा है, वो कटा, वो बाइक जो बुलेट जो बाइक नहीं, उसको चला दिया था और उसके बाद उसके चेन को साफ कर रहा था, चेन में लग गया। चलिए, कोई बात नहीं, जो होना रहता है होते रहता है, सब दुआओं से ठीक भी हो जाता है, जुड़ जाएगा। विश्व में सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा कौन सी है? बोलिए। अच्छा, बड़ा कर देते हैं, रुको, बड़ा कर देते हैं भाई, बड़ा कर देते हैं, टेंशन न लो। विश्व में बोलिएगा मत, हम बड़ा अपने से कर देंगे। सबसे तेज चलने वाली धारा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। देखिए भाई, आप लोग मत बोलिएगा, आप मिलाइएगा पीछे से, आप लोग प्लीज, आप लोग बोलते हैं तो दिक्कत होता है। गल्फ स्ट्रीम ये कहाँ चलती है भैया? तो चलती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जिनको याद नहीं है बोलिएगा मत आप लोग। उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है, और ये जलधारा गर्म है। कैसी जलधारा है? गर्म है, और ये अमेरिका के तट से चलती है। किसके तट से चलती है? अमेरिका के तट से चलती है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, और ये अमेरिका के तट से चलती है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। क्लियर है? लैब्राडोर की बात करें तो ये भी चलती है नॉर्थ अटलांटिक। एने का मतलब समझिएगा नॉर्थ अटलांटिक। क्यूराइल जलधारा ये नॉर्थ पैसिफिक में चलती है। पी मतलब पैसिफिक, प्रशांत समझिएगा, उत्तरी प्रशांत। बेंगुला जलधारा साउथ अटलांटिक में चलती है। लैब्राडोर कोल्ड करंट है, क्यूराइल भी कोल्ड करंट है, और बेंगुला भी क्या है? कोल्ड करंट इसका, और ये गर्म है। इस सवाल को हम बदलते तो क्या करते? इनमें से कौन सी जलधारा गर्म है? ऐसा कर सकते थे। देखिए कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। इसमें से कौन सी जलधारा गर्म है पूछता, तब आंसर क्या होता? गल्फ स्ट्रीम। बाकी बेंगुला भी ठंडी, लैब्राडोर भी ठंडी। दिमाग को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, जो हो गया सो हो गया, याद नहीं था या फिर नहीं आ पाया होंगे, अब एकदम कूल होकर समझिए, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताने जा रहे हैं। लैब्राडोर ठंडी, क्यूराइल भी ठंडी, बेंगुला भी ठंडी, तो तीनों ठंडी। तो भैया गल्फ स्ट्रीम गर्म। तो ऐसे भी क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन गर्म जलधारा है, या फिर पूछ लेता कि इसमें रीजनिंग में ऑड वन आउट, इनमें से कौन अलग है? तोता, मैना, गोरैया, बैल, तो बैल हो गया। नहीं, ऑड वन आउट यही ना होता है। अगर रीजनिंग को टफ बना दिया, अब पूछ लिया जीके वाला रीजनिंग, तो कई लोग के पसीने छूटेंगे जो जीके नहीं पढ़ेंगे। हमको रीजनिंग का क्वेश्चन सेट करने देते, ऐसा ही क्वेश्चन सेट कर दे। वो ऑड वन आउट में वो वाला नहीं करें कि भैया
एगो अमेरिका के आदमी का नाम बता दें, एगो ब्रिटेन का बता दें, एगो पाकिस्तान का, एक इंडिया का, ऐसा नहीं। निम्नलिखित में से कौन से, अब दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ऑन लेवल ले लीजिएगा, एक फोटो खींच लीजिएगा। इनमें से कौन सी धारा यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? यूरोप का गर्म, अभी गल्फ स्ट्रीम बोल रहा है, गल्फ स्ट्रीम अमेरिका की तरफ से चलता है ना जी, तो उसको गर्म कंबल कैसे कहेंगे? रुक जाओ, बताते हैं भाई। यूरोप का गर्म कंबल, पहले सुन तो लो, ये तो तुम जानते हो कि कोल्ड है, भी बताए ना जी। आई जानते हो कि गर्म है, ये गर्म है पर अमेरिका से चल रही है, तो अमेरिका से चल रही है तो कैसे गर्म कंबल होगी? अमेरिका का गर्म कंबल पूछता तो बता भी देते, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम अमेरिका की तरफ से चल रही है, गर्म है पर गर्म। अब देखो तुम लोग कैसे क्वेश्चन करना, ये बता रहा हूं। किनारी जलधारा ठंडी है, पढ़े होंगे आप, तो एक बच गया नॉर्वे, ये गर्म है। तो भैया ये चलती है, नॉर्वे यूरोप का देश है। नॉर्वे किसका देश है भैया? यूरोप का देश है। देखिए, अगर आपको जलधारा के नाम पता होता, गर्म ठंडी पता होती, तो आराम से, अगर क्वेश्चन नहीं भी पता होता, गर्म कंबल का क्वेश्चन कहीं नहीं देखे होते आप, मान लो नहीं देखे होते, लेकिन गर्म कंबल तो गर्म जलधारा होगी, तो ई दोनों तो ऐसी गायब हो गया, ई दोनों ऊपर वाला दोनों तो ऐसी गायब हो गया, क्योंकि दोनों ठंडी है। अब ये दोनों गर्म है, लेकिन ये चलती है अमेरिका से, तो यूरोप के गर्म कंबल कैसे हो जाएगी? ये चलती है यूरोप से, तो हो गया। समझ में आ रहा है बात ना? हमने बताया था कि नॉर्वे जलधारा के कारण ही नॉर्वे का समुद्र का किनारा गर्म नहीं होता, ठंडी नहीं होती, जिससे वहां सालों भर जहाज चलते रहते हैं। मैंने बताया था पूरे साल नॉर्वे और आइसलैंड बहुत ऊपर है, नॉर्वे आइसलैंड पोलर रीजन में है, बताया था मैंने। वहां पर के साल के 10 महीने वहां जम जाता समुद्र, केवल यही गर्म जलधारा है नॉर्वे की। और इरमिंजर, एक और जलधारा वहां बताया था, इरमिंजर। नॉर्वे और इरमिंजर की जो जलधारा है, वो नॉर्वे, वो वहां के समुद्र को जमने नहीं देता, फ्रीज होने नहीं देता, और वहां सालों भर जहाज चलते हैं, जिससे वहां व्यापार होता रहता है। मैंने इस जलधारा के कारण यूरोप का व्यापार रुकता नहीं है, बल्कि हमेशा व्यापार होता रहता है। समझ में आ रहा है बात? नॉर्वे और इरमिंजर जलधारा के कारण नॉर्वे का और आइसलैंड का जो बंदरगाह है, उसको जम जाना चाहिए था, लेकिन जमता नहीं है, बल्कि क्या रहता है, हमेशा पिघला हुआ रहता है, और हमेशा वहां जहाज चलते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉर्वे जलधारा। ये तो बता दिया। बेंगुला जलधारा साउथ अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, और नॉर्वे जलधारा भी नॉर्थ अटलांटिक में, पर तट है यूरोप का, और किनारी जलधारा भी नॉर्थ अटलांटिक में, अफ्रीका के तट से। तो भैया एने का मतलब नॉट अवेलेबल मत करिएगा, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, ये वाला क्या होगा? मैंने चारों जलधारा जो लिया हूं, ये सब किसका है? अटलांटिक महासागर का है। लेकिन साउथ अटलांटिक में बेंगुला लिखना चाहते तो लिख दो अफ्रीका के तट से, बेंगुला ये सब पढ़ाया हुआ है, अफ्रीका के तट से। किनारी जलधारा भी अफ्रीका के तट से, और गल्फ स्ट्रीम अभी बताया हूं अमेरिका के तट से, सोइए मत। और नॉर्वे जलधारा यूरोप के तट से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए भैया, कोई बात नहीं, तो आंसर इसका भेज देंगे हम। आंसर बना हुआ है, प्रिपेयर्ड है, आपको इसका आंसर चला जाएगा। खाली इसका आप फोटो खींच सकते हैं तो खींचिए, वैसे नहीं भी खींचिएगा तो कॉपी में फोटो के साथ पूरा जलधारा पढ़ाए हुए हैं, पूरा चित्र के साथ। चलिए, इसमें टाइम मत लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। चलिए अब आ जाइए, निम्नलिखित में से क्रिसमस के बच्चे या छोटा बच्चा के नाम से किसे जानते हैं? नहीं, छोटा बच्चा और छोटी बच्ची। सुनिए, मैं थोड़ी सी जानकारी, सुनो ना, मैं जानकारी दे दूं आपको, सुनिए, तब इसका आंसर देंगे। पहले जानकारी दे दे, सुनो, उसके बाद इसका उत्तर देंगे भाई। देखो विद्यार्थी, आपको बता दें कि ये साउथ अमेरिका है, और इधर देखिएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया है। आंसर देंगे पहले। और यहाँ विषुवत रेखा है। जलधारा हमेशा विषुवत रेखा से चलती है, लेकिन जब जलधारा आगे आती है तो यहाँ भारी मात्रा में पानी का जमाव होता है हर महासागर में। जलधारा की शुरुआत पूरब से, इससे पता चल रहा है कि आप लोग रिवीजन बिल्कुल कॉपी का नहीं किए हैं। भूगोल की कॉपी पढ़ा हुआ है, उसमें एक अक्षर आप नहीं पढ़ रहे हैं भाई, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, पेपर, कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि यार पेपर अगस्त में थोड़े ना होने वाला है, आप चक्कर में मत रहिए।
बीपीएससी 10 दिन के अंदर फॉर्म भरवा के 15वां दिन एग्जाम ले लिए। ऐसा भी बीपीएससी का रिकॉर्ड है कि आज फॉर्म भराया, अगले 5 दिन के बाद मेंस का पेपर था। इसलिए इस चक्कर में मत रहिए कि डेट बढ़ेगा, बढ़ गया तो बल्ले बल्ले, ना बढ़ा तो तैयारी रखिए। बीपीएससी 90% चांस है, मैं बता दे रहा हूं, अगस्त में पेपर होगा। सुनिए भाई, ये जलधारा जब हर महासागर में पूरब से पश्चिम आती है तो एक पानी, सुनो, आपने नदी में भी देखा होगा कि लगातार पानी बह रही है तो कुछ पानी ऐसे लौट के पीछे भी आने लगती है, ऐसे घूम घूम करके देखा है ऐसा आपने। तो यहां से भी समुद्र में भी पानी लौट के पीछे आती है। तो ये जो नीचे वाली जलधारा है इसको बोलते हैं विस्वतीय जलधारा, और जो इसके ऊपर वाला जो लौट के पानी आया इसको बोलते हैं प्रति विस्वतीय जलधारा। क्या बोलते हैं? प्रति विस्वतीय धारा। कभी कभार क्लाइमेट चेंज के कारण ये प्रति विस्वतीय धारा नीचे उतर आती है, बहुत गर्म होके मजबूत होके नीचे उतर आती है, तब इसी को बोलते हैं एल नीनो। इसी को क्या बोलते हैं? एल नीनो। भाई जनरली जलधारा चलती है पूरब से पश्चिम, किधर चलती है? पूरब से पश्चिम, लेकिन जब लगातार पानी आगे आती है तो कुछ पानी लौट के पीछे आता है, तो इसको बोलते हैं विस्वतीय धारा, इसको बोलते हैं प्रति विस्वतीय धारा। प्रति विस्वतीय धारा कभी कभी नीचे उतर आती है, तेजी, हमेशा नहीं उतरती, कभी कभी उतर जाती है, तब इसको एल नीनो कहते हैं। एल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा या क्रिसमस का बच्चा, छोटा बच्चा या क्रिसमस का बच्चा। लेकिन जिस साल ये मजबूत नहीं होती उस साल ये मजबूत होकर नीचे आती है। जब ये नीचे आती है मजबूत होकर तो इसको बोलते हैं छोटी बच्ची, ला नीनो। क्या बोलते हैं? या क्रिसमस की बच्ची या छोटी बच्ची कहते हैं। जब ई वाला पानी मजबूत हो जाए तो छोटी बच्ची, ई मजबूत हो जाए तो छोटा बच्चा, तो काउंटर करंट प्रति विस्वतीय धारा मजबूत होकर नीचे आए तो उसको एल नीनो, छोटा बच्चा, क्रिसमस का बच्चा। और जब विस्वतीय धारा नीचे मजबूत होकर आ जाए तो उसको ला नीनो, छोटी बच्ची। तो इसका उत्तर समझ में आ गया ना? इसका उत्तर अभी इसको कह देंगे ला नीनो यानी छोटी बच्ची या क्रिसमस की बच्ची, और इसको बोलेंगे एल नीनो यानी छोटा बच्चा यानी क्रिसमस का बच्चा। तो चलिए इसका आप एक बार फोटो खींच लेंगे। मुझे लगता है कि इस डिस्कशन का लाभ तो हो ही रहा है। चलिए, इसलिए रिलैक्स मूड में रहना है, पानी उनी ना हो तो पी लीजिए पड़ोसी से मांग के। चलिए, अब ग्रुप में आप हमको भेज दीजिएगा, आप मुझे भेजिएगा, हम ग्रुप में डलवा देंगे इस फोटो को। आज आगे वाला बच्चा क्लियर फोटो खींचिएगा, हम विवेक से बोल के ग्रुप में भेजवा देंगे। चलिए, इसका हम लोग सारे ग्रुप में चला जाएगा, ऑनलाइन वाले में भी, टेंशन मत लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर वो एल नीनो। इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा का सी, एल नीनो। चलिए आगे आइए, कहाँ जा रहे हैं भाई? अच्छा, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा कहते हैं? धारा है जिसके उसके काले पानी के कारण काली धारा के नाम से जानते हैं। चलिए, आपको याद होगा जब हम प्रशांत महासागर की धारा पढ़ा रहे थे तो याद होगा कुरोशियो, सुनो, क्यूरोशियो जलधारा, सुनो मेरी बात, जापान के पास से जा रही थी। कुरोशियो धारा, आपको याद होगा कि मैंने बताया था आपको कि देखो भाई, आपको याद होगा चीन था और यहाँ जापान, याद होगा। तो कुरोशियो धारा मैंने दिखाया था, इसको बोलते हैं कुरोशियो धारा। बाद में जापान के कारण ये धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। बताया था आपको, जापान के कारण ये धारा कितने भागों में बढ़ जाती है? तो इधर वाले को बोलते हैं ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान, इधर वाले को बोलते हैं सुसीमा जलधारा। जापान के इस तरफ वाले को बोलते हैं, देखे होंगे आप, न तो उलटिए तो मिल जाएगा, ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान, इधर वाले को बोलते हैं सुसीमा जलधारा। तो ब्लैक स्ट्रीम बताया था मैंने, नाम लिखवाया भी था, ब्लैक स्ट्रीम, याद है? तो ब्लैक स्ट्रीम माने काली धारा। तो काली धारा किसको बोलते हैं? कुरोशियो धारा का ही नाम आगे चल के क्या हो जाता है? कुरोशियो धारा का नाम बदल के क्या हो जाता है? ब्लैक स्ट्रीम। याद है? उसमें ब्लैक स्ट्रीम मेंशन है कि नहीं? सुसीमा धारा ब्लैक स्ट्रीम मेंशन है, तो कुरोशियो ही तो आगे चल के क्या बन जाता है? कुरोशियो आगे चल के क्या बन जाता है? काली धारा। अगर सही में रिवीजन हुआ होता तो बताओ, एको क्वेश्चन कॉपी के बाहर है, खाली एल नीनो वाला थोड़ा सा बाहर था। चलिए, तो भैया इसी को बोलते हैं हम लोग, ये कुरोशियो धारा,
यह है कुरोशियो धारा और यह है काली धारा। ये क्या भैया? काली धारा। चलिए, तो ब्लैक स्ट्रीम यानी काली धारा के नाम से किसको जानते हैं? कुरोशियो को जानते हैं। इसका आप ले लीजिए फोटो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे, कैवा नंबर क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की धारा कहते हैं? हम धारा किसे कहते हैं? हाँ, पेरू धारा को। बिल्कुल, देखो सब जानता है और कह रहा है कि तैयारी नहीं है। सब तुम लोग विद्वान लड़का हो। पेरू की धारा कैसी है? ठंडी। कैसी है? ब्राजील की धारा कैसी है? गर्म। एल नीनो कैसी है? गर्म। फॉकलैंड कैसी है? ठंडी। गर्म कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़। भैया पेरू की धारा कैसी है? ठंडी है। फॉकलैंड भी ठंडी। पेरू की धारा चलती है साउथ पैसिफिक में, फॉकलैंड चलता है साउथ अटलांटिक में, ब्राजील चलता है साउथ अटलांटिक में, एल नीनो तो भी बताइए दिए साउथ पैसिफिक में। चलिए, ये बता दिया हूं, इसका भी फोटो खींच लीजिए। हैं रिकॉर्डिंग क्या कर दे, इसको बंद होगा। अच्छा, हो गया? अब तो ठीक है। ऑनलाइन वाले सर स्क्रीनशॉट नहीं, अच्छा भेजवा देते हैं फोटो खिंचवा के आपको ग्रुप में। चलिए, हो गया। आगे आइए। महासागर में जलधाराओं के बनने का इनमें क्या कारण है? कारण बताए थे ना एक बार हम। इसका मतलब आप तैयारी करके आए हैं, कह रहे हैं कि तैयारी नहीं है। चलिए, इनमें से सभी। आगे आते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। समुद्र की गर्म धारा किस ओर जाती है? भाई, जो इक्वेटर से पोल की ओर जाए वो सब गर्म, और जो पोल से इक्वेटर की ओर आए ठंडी। कितना तेज विद्यार्थी तुम लोगों को कहते हो कि तैयारी नहीं है सर। कौन सी तैयारी रहेगा? और ध्रुवों की ओर। समुद्र की धारा किधर जाएगी? गर्म। सब तो तुम लोग को पता है, तुम लोग अच्छा विद्यार्थी हो, और फिर भी कहते तैयारी नहीं है सर। ये सब अपने उत्तर दे रहा है, झा जी सब अपने अपने उत्तर दे रहा हो, कर तैयारी नहीं था। चलिए, झा जी कुछ चिंता में लग रहे हैं, अब बोल नहीं रहे हैं। चलिए, किस समुद्र के चारों ओर सागर? गैसो सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब जानते हैं तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? जल्दी बताओ। फ्लोरिडा धारा तो उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक में है, लिख देता हूं। किनारी धारा भी नॉर्थ अटलांटिक में, क्यूराइल नॉर्थ पैसिफिक में, हम्बोल्ट धारा साउथ अटलांटिक में। तो दक्षिण की ओर बहने वाली जलधारा तो क्या हो जाएगा आंसर? हम्बोल्ट। इसी को बोलते हैं पेरू चिली जलधारा, ठंडी जलधारा है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। 10 नंबर। गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है बिस्के की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में। बताओ। मैक्सिको की खाड़ी में। सब तो पता है आप लोगों को। वाह, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने मुझे। एल नीनो था, लो आ गया। अब इसका टेस्ट भी आ गया। एल नीनो कहां चलेगा? पेरू के तट पर। पेरू के तट पर चलेगा एल नीनो। ठीक है, चलिए सभी को पता चल रहा है। चलिए एल नीनो, आगे आइए, सबका आंसर देंगे। चिली और पेरू के तट से दूर ठंडी शीत जल मतलब ठंडी धारा से बनी धारा को क्या कहते हैं? पेरू और चिली से चलने वाली धारा को हम्बोल्ट धारा, सब जानते हैं। पेरू चिली धारा की खोज, सुनो, पेरू चिली धारा की खोज हम्बोल्ट ने किया था, और हम्बोल्ट को बोलते हैं आधुनिक भूगोल का पिता। कल रात में बताया थे यूट्यूब पर, आधुनिक भूगोल के पिता किसको बोलते हैं? हम्बोल्ट को। और हम्बोल्ट ने ही पेरू चिली धारा का खोज किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हम्बोल्ट धारा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आ जाओ भैया। इस बोर्ड पर लाइव नहीं लिया है कभी, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है।
अमेरिका, वहां से उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री भाग प्रायः कोहरा से घिरा रहता है। इसका कारण बताए ना थे जी, गर्म धारा ठंडी धारा से मिलती है। ये सब ईवीएस का सवाल है गुरु। एनवायरमेंट साइंस, कोहरा कहाँ आता है? एनवायरमेंट में आता है। कोहरा कैसे बनता है मैंने बताया नहीं अभी तक। उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास, इसीलिए तो वहां एक बैंक मिलता है। कौन सा बैंक? ग्रैंड बैंक। मैंने बताया था कि न्यू फाउंडलैंड के पास मछली का एक बैंक है, ग्रैंड बैंक। इसका उत्तर क्या होगा गुरु? इसका उत्तर होगा सी। इसके निकट गल्फ स्ट्रीम की गर्म और लैब्राडोर की ठंडी धारा का मेल होता है। चलिए, सब तो जानते हैं आप लोग, बड़े होनहार बच्चे हैं आप। अभी लगा कि तुम लोग पढ़ के आए हो, ऐसा लग रहा था कि पढ़वे ने कहा किया है सब। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर, मतलब कौन अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? लो, रीजनिंग आ गया, ऑड वन आउट। गल्फ स्ट्रीम ये अटलांटिक की और ब्राजील किनारी अटलांटिक की, पेरू प्रशांत महासागर की। पेरू, प से पेरू और प से प्रशांत महासागर। इसी धारा को क्या बोलते हैं? हम्बोल्ट धारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 14 के सी। अब आइए आगे 15 का। महासागर की धाराओं का एक असर यह भी होता है कि वे जल को साफ रखती हैं, वो जल को समान रूप से बांटती हैं, जल को स्थिर रखती हैं, मछलियों को बहा ले जाती हैं। भाई, धारा का सबसे बड़ा जो कारण है, कौन सा असर? भाई, इसका आंसर हो जाएगा सी। नहीं, जल को स्थिर कैसे, धारा जल को स्थिर कैसे रखेगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। नहीं, ए हो जाएगा, साफ रखती है। आगे आइए, कौन सी 3 गर्म धारा बताइए, इनमें से कौन सी धारा, मैंने पूछ रहा है गर्म धारा का सेट कौन है? इसमें गर्म धारा का सेट कौन है? ए, पता नहीं, देखता हूं। पूरा सुनो, ई गरम, ये गरम, ये गरम नहीं, सॉरी, ये ठंडी और क्यूरोसियो ये गरम। तो ये पूरा कहाँ सेट हुआ जी? ये मेरे को ठंडी आ गया, ये नहीं होगा जी। क्यूरोसियो, अब देख लेते हैं। फिर एक आ गया ठंडा वाला, क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम किनारे वो ठंडा वाला आ गया, गल्फ, ये वाला डी होगा। कैसे ऐसे ऐसे कर रहा था तुम लोग ऐसे? चलो आगे आ जाओ। स्कैंडिनेविया। भाई, बहुत शानदार सवाल आ गया, कुछ नया सीखने को मिले तो टेस्ट देने का मजा है। स्कैंडिनेविया में सुनो, यूरोप के कुछ देश को मिलाकर बोलते हैं स्कैंडिनेविया, जैसे आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब को मिलाकर बोलते हैं क्या? स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेवियन कंट्री इनको बोलते हैं। किनको किनको मिलाकर? आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड। इन सुनो भाई, फिनलैंड सुन रहे, पीछे वाला बच्चा सुन नहीं रहा है, तुम खाली 1 नंबर बता के उधर बतिया रहे हो। अरे ठीक बात है, सुनो, स्कैंडिनेविया में ही 5 देश आते हैं। कौन कौन? आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क। इसमें कितने देश आते हैं? 4-5 देश हैं जो यूरोप में स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है कि स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांश में स्थित है, बहुत ऊपर है, उसको ठंडा होना चाहिए था। स्कैंडिनेविया के देश नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, ये सब बहुत ऊपर स्थित है, इसको ठंडा होना चाहिए। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे का तट नहीं जमता। अभी बताए हैं क्यों नहीं जमता जी? उनके नदियां समुद्र में गिरती है, इसलिए वहां ज्वालामुखी का श्रृंखला है, इसलिए अंध महासागर में गर्म जलधारा यहां से बहती है, इसलिए, या पछुआ हवा बहती है, इसलिए। तो सी होगा। ये बात सबको समझ में आया? क्यों होगा सी? समझ में आया? अभी बताओ कि नॉर्वे के तट से गर्म धारा चलती है, इसलिए साल के कुछ महीने इसको जम जाना चाहिए था, लेकिन जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां से गर्म धारा चलती है। समझ में आ रहा है भाई? परीक्षा में आएगा तोड़ दीजिएगा पूरा, नहीं तोड़ पाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? कौन सी धारा इसमें अटलांटिक महासागर की नहीं है? रेनल धारा तो है, ये चलती है भूमध्य सागर में। ये चलती है कहाँ? भूमध्य सागर में, और अटलांटिक महासागर का हिस्सा। और भी देख लेते हैं, इर्मिंजर, ये भी अटलांटिक महासागर में। कैलिफोर्निया, ये नॉर्थ पैसिफिक में।
केनारी नॉर्थ पैसिफिक में, ये नॉर्थ अटलांटिक में। रेनेल धारा भूमध्य सागर और नॉर्थ अटलांटिक दोनों आएगा। केनारी धारा नॉर्थ पैसिफिक, इसमें कौन नहीं? अच्छा, केनारी नॉर्थ अटलांटिक भाई, तो क्या हो अटलांटिक की कौन नहीं है? डी। अटलांटिक की कौन नहीं है? डी। रेनेल धारा कैसी है भैया? गर्म। केनारी कैसी है भैया? ठंडी। इरमिंजर कैसी है भैया? गर्म। कैलिफोर्निया कैसी है? ठंडी। चलिए, इसका भी आप फोटो ले सकते हैं वैसे, और सब हमको भेजिएगा ग्रुप में, सारा फोटो चला जाएगा, ऑनलाइन वाले का भी हो गया, ले लिए। चलिए अब आते हैं हम लोग, इसको मिटा देते, आगे आओ। 19, निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा का संबंध एल नीनो से है? इसमें एल नीनो से संबंध पूछ रहा है, मतलब जब एल नीनो चलेगी तो कौन सी धारा कमजोर पड़ जाएगी? इसका सही उत्तर होगा जब एल नीनो चलती है ना, तो हम्बोल्ट जलधारा कमजोर हो जाती है। अरे सुनो, पेरू चिली के तट से ही चलती है हम्बोल्ट धारा, और एल नीनो भी कहाँ आ रही थी? पेरू के तट पर, याद है ना, जब काउंटर करंट प्रति विस्वतीय धारा नीचे उतर रही थी, उसी को ना बोल रहे थे एल नीनो। तो एल नीनो जहां चलती है वहीं चलती है कौन? हम्बोल्ट धारा। तो संबंध किससे हो गया जी? हम्बोल्ट धारा से। क्यों? क्योंकि ये भी चलती है पेरू और चिली के तट से, पेरू और चिली के तट से, और एल नीनो भी चलती है पेरू और चिली के तट से, इसलिए संबंधित है दोनों। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, थोड़ा दिमाग लगाना है। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा 2 भागों में बढ़ जाती है? कौन सा आइलैंड है? अगुलहास धारा मेडागास्कर, बिल्कुल सही उत्तर, अगुलहास धारा मेडागास्कर। आगे आते हैं, अपना आंसर मिलाते जाइए। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? ये भी बताया हुआ था क्या आप लोगों को? पढ़ाया हुआ था। कितना लवणता बताए थे? 330। देखो 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। अब विद्यार्थी जी ये कहाँ है? तुर्की में। ये सब बताया हुआ था ना। और दुनिया की दूसरी सबसे अधिक नमक वाली झील मृत सागर, और दुनिया की तीसरी सबसे अधिक नमक वाली झील ग्रेट साल्ट लेक। दुनिया में सबसे ज्यादा नमक वाली झील वोन झील। दुनिया में दूसरी सबसे अधिक नमक वाली झील मृत सागर, और दुनिया में तीसरी सबसे अधिक नमक वाली झील ग्रेट साल्ट लेक। चलिए हम लोग इसका फोटो ले लीजिए, आप भेज दीजिएगा हमको। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आ जाइए। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा नमक मिलता है? सोडियम क्लोराइड। वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड सागरीय जल में। अब समझ में आ रहा है कि जो हम पढ़ाए हैं, कुछ बच्चों का आवाज आ रहा है, आंसर दे रहे हैं, तो उससे अंदर से एक संतुष्टि लग रहा है कि हम जो भूगोल पढ़ाए उसमें इज्जत नहीं डुबाएगा सब। चलिए भैया, सोडियम क्लोराइड महासागर में सबसे ज्यादा, और नदी में सबसे ज्यादा क्या बताए थे? कैल्शियम क्लोराइड। नदी में ज्यादा क्या? कैल्शियम क्लोराइड। और जो लोग ना बोल रहे हमको फराठी से मांग के मंगवा लेते, फराठी मार फराठी। समुद्री जल में उपस्थित नमक की मात्रा के आधार पर बताइए। तो सोडियम क्लोराइड नंबर 1 पे हो जाएगा। ये कंफ्यूज कर दिया, सब में नंबर 1 दे दिया पहले। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड 2 नंबर हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट होगा 1, 2 और 4, 3 होगा। 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3। सबसे पहले नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पर ये, और नंबर 4 पर ये। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आइए। लवणता के अनुसार, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, सोच के बनाना पड़ेगा। हम बताए थे, सुनो, हम बताए थे महासागर में बात नहीं, तुम लोग जानते हो पीछे वाला बच्चा तो मूडे में रहते हो एकदम, पता ना कौन मूड में बतियाते रहते हो तुम लोग। क्या चाहिए बोलो? वर मांगो वत्स, तुम लोग बहुत तपस्या कर चुके हो। किसमें नमक ज्यादा होता है भैया? भाई सुनो, हमने बताया था कि जो सागर बहुत ज्यादा घिरा होगा जमीन से, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होगी, और जो जितना खुला होगा उसमें नमक की मात्रा कम होगी। तो लाल सागर, काला सागर में सबसे कम। पहली बात तो यह बताया था कि काला सागर में 4 नदियां गिरती हैं। काला सागर है उसी क्षेत्र में जहां नमक ज्यादा होना चाहिए, काला सागर अपवाद में है। ब्लैक सी वही है जहां के झीलों में नमक ज्यादा होता है, लेकिन काला सागर अपवाद में है, वहां नमक बिल्कुल कम होती है, क्योंकि वहां
4 बड़ी बड़ी नदियां हिम्मत से निकल के आती है और गिरती है, इसलिए उसमें फ्रेश वाटर मिलते रहता है। इसलिए काला सागर तो सबसे लास्ट में तो ब्लैक सी होगा। एकदम कंफर्म हो गया कि सबसे लास्ट में कौन होगा? ब्लैक सी। तो देखिए इसमें ब्लैक सी लास्ट में कहाँ है? तो बस कभी कभी आंसर ऐसे भी हो जाता है। लाल सागर, आर्कटिक सागर। अब आर्कटिक सागर में क्या होता है? केवल बर्फ ही बर्फ है। आर्कटिक में क्या है जी? बर्फ है। उसके बाद काला सागर, इनमें नमक क्या होता है? काफी कम। ठीक है भैया, आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ। महासागर में नमक की मात्रा क्या है भैया? सर्वाधिक किस अक्षांश के बीच मिलेगा? जहां पर गर्मी ज्यादा होगी उस क्षेत्र में नमक ज्यादा होगा। तो जो जहां पर हमने बताया था कि विषुवत रेखा पर जितना बारिश होती है ना, जितना भाप बनता है, उससे ज्यादा वहां पानी पड़ जाता है। तो विषुवत रेखा के आसपास नमक कम मिलता है। इक्वेटर मैंने बताया था कि 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच, ठीक है, बहुत तापमान है। रोज सुबह 8 से 2 टेम्परेचर बहुत ज्यादा, खूब बाष्प बनता है। लेकिन शाम को 2 से 4 इतनी बारिश, मैंने जितना पानी भाप बन के उड़ता है उससे ज्यादा बरसातें हो जाता है। इसलिए वहां नमक क्या मिलता है? कम। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में नमक कम मिलता है, लेकिन 10 से 20 के बीच में नमक सबसे ज्यादा मिलेगा। 10 के बाद 10 से 20 डिग्री के बीच में क्या मिलेगा जी? यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर तो होगा, इन बरसात देखिए 20 डिग्री मतलब हम लोग क्या, अब देख रहे हैं ना साल में कितना दिन बरसात होता है? एक 8-1.5 महीना बरसात होती है, पूरे साल गर्मी होता है। तो 10 से 20 डिग्री। चलिए आगे आइए, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 26, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? बताया था क्या? 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। सबको पता है, इसमें रुकने की जरूरत है नहीं। आगे आइए, महासागर जल की सर्वाधिक लवणता किसके आसपास पाई जाएगी? महासागर जल की सर्वाधिक लवणता 35 के आसपास मिलेगा। इसका आंसर 25 भी हो सकता है, इसका आंसर दोनों हो सकता है। अब आयोग के ऊपर है कि वो क्या मानता है, लेकिन आप मान लीजिए कि 10 से लेके 35 डिग्री के बीच नमक जो है समुद्र में काफी ज्यादा होता है। चलिए आगे आते हैं गुरु, नेक्स्ट आ जाओ। सामान्य महासागरीय जल की लवणता गहराई के साथ क्या होती है? बढ़ती या घटती है? देखो मैं बता दूं कि इसका उत्तर थोड़ा कंफ्यूजन है कि बढ़ता भी है और घटता भी है। नहीं, वो धीरे धीरे वाली बात नहीं है। सुनो, जहां पर, सुन लो मेरी बात, महासागर में जहां पर ऊपरी हिस्से में नमक ज्यादा होगा वहां अंदर जाते हुए नमक घटेगा, और जहां ऊपरी हिस्से में नमक कम होगी अंदर जाते हुए बढ़ेगा। समुद्र के जिस हिस्से में, काफी गहरी नींद में है, अब 10-15 को क्वेश्चन है, देख लीजिए, फिर सोना ही घर पे जाके। चलिए, जहां पर समुद्र के ऊपरी हिस्से में नमक ज्यादा, अंदर में नमक घटेगा, और ऊपर में नमक कम, तो अंदर में नमक बढ़ेगा। तो इसका उत्तर ए और बी दोनों होगा। इसमें इनमें से 2 होना चाहिए था। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट। मैंने याद हो गया, जहां नमक ऊपर में ज्यादा वहां अंदर जाते हुए घटेगा नमक, और जहां ऊपर में नमक कम वहां अंदर जाते हुए बढ़ेगा। सर्वाधिक लवणता किस सागर में मिलता है? इनमें से कहा? मृत सागर। ऐसे तो वोन झील में है, वोन झील में है, लेकिन इसमें वोन झील ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा? मृत सागर। मृत सागर कहाँ है जी? मृत सागर में 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम नमक है, और ये है जॉर्डन और इजराइल, जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे, जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे क्या है? मृत सागर, डेड सी। चलिए भाई आगे बात मत कीजिए, हम लोग आते हैं नेक्स्ट। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र इन तीनों से अलग है, बताइए। खारेपन की दृष्टि से इन तीनों से अलग, अभी तुम्हारा दिमाग का टेस्ट होगा, क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, सब में नमक होता है, लेकिन काला सागर में नमक, अभी ने बोले काला सागर में 4 को नदियां गिरती हैं, जिसके कारण उसमें नमक होता ही नहीं है। भाई न लगा दिमाग, रीजनिंग फेल हो गया ना। और ऑड वन आउट कैसे होगा? कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, गाय भी उड़। चलो काला सागर, अभी बोले काला सागर में 4 नदियां गिरती, उसका ट्रिक है DDNN। क्या ट्रिक है जी? DDNN, यानी कि डॉन, डैन्यूब, नीपर और निस्टर। इसका ट्रिक है, 4 नदी गिरती है काला सागर में। DDNN, डॉन नदी, डैन्यूब नदी, नीपर नदी और निस्टर नदी।
काला सागर में गिरने वाली 4 नदियां, डी से डॉन, एक डी से डॉन नदी, दूसरे डी से डैन्यूब नदी, दूसरे एक डी से डॉन नदी, उसके बाद डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी, उसके बाद नीपर नदी, और उसके बाद निस्टर नदी। निस्टर, डॉन, डैन्यूब, नीपर, निस्टर। काला सागर में गिरने वाली 4 नदियां, डॉन, डैन्यूब, नीपर। DDN याद रखिएगा ट्रिक। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आइए। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है? उच्च तापमान, कम वर्षा, स्थिर जल या वाष्पीकरण का उच्च दर? मुझे तो सब लग रहा है, मुझे तो सारे लग रहा है भैया। उच्च तापमान, न्यून वर्षा, स्थिर जल नहीं, इसको छोड़ करके सब लग रहा है। इसका कौन कारण नहीं है पूछा जाए तो ठीक रहेगा। कौन कारण नहीं है तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा सी। पूछा जाए कि मृत सागर में उच्च लवणता का कारण कौन नहीं है? मृत सागर में उच्च लवणता का कारण कौन नहीं है? तो भाई उच्च तापमान तो है ही, वर्षा कम होना भी है, साथ में वाष्पीकरण का उच्च तापमान होगा तो वाष्पीकरण का दर भी होगी, और स्थिर जल, तो स्थिर जल नहीं है भैया। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। कौन नहीं, क्वेश्चन बदल लेंगे हम इसमें। आगे आइए, काला सागर में लवणता की मात्रा कम क्यों होता है? बोले हैं भैया, अभी बताएं। काला सागर में नमक कम क्यों होता है? नदियों का साफ जल उसमें गिरते रहता है। चलिए आगे आते हैं, समझ गए आप लोग इसका मतलब। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक होती है? इनमें से सबसे ज्यादा नमक किस महासागर में होता है? तो देखो एक बात और बताता हूं कि आर्कटिक सागर, इसमें तो केवल बर्फ का पानी मिलता है, तो यहाँ तो नमक बहुत कम होगा। प्रशांत महासागर काफी फैला हुआ है, काफी इसकी चौड़ाई अधिक है, तो जो महासागर जितना ज्यादा फैला हुआ नमक उतना ही कम होता है। अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में ज्यादा संकीर्ण कौन है? हिंद महासागर। तो नमक की मात्रा कौन होगा जी? उसके अनुसार क्षेत्रफल में जिसका ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल है, ज्यादा फैला हुआ है, वहां नमक क्या होती है? कंपैरेटिवली घिरे हुए महासागर की तुलना में कम होती है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक नमक पाया जाता है। क्यों भैया? नॉर्थ सी, जहां राइन नदी गिरती थी, याद होगा आपको, एक दिन बताए थे। राइन नदी कहाँ गिरती है? उत्तर सागर में। और बताया था राइन उत्तर सागर में एक मछली का बैंक है, डॉगर बैंक, सब बताए थे। तो भैया उत्तर सागर में अपेक्षाकृत नमक ज्यादा होता है। अधिक वाष्पीकरण, न्यून वर्षा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह या अधिक तापमान? इसका नहीं, इसका आंसर हो जाएगा भैया उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्या आंसर हो जाएगा? क्यों भाई? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से क्या होता है ना कि पश्चिम का जो नमक है वो पानी के साथ बह के कहाँ चली जाती है? पूरब में। समुद्र की धारा क्या करती है? नमक को बहाकर पश्चिम से कहाँ ले आती है? पूरब। उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो प्रवाह है वो पश्चिम से नमक को कहाँ ले आती है? पूरब में। इस कारण से वहां नमक बढ़ जाता है। और उत्तर सागर में कौन नदी गिरती है? राइन नदी। उत्तर सागर में कौन सा मछली का बैंक है? डॉगर बैंक। चलिए आगे आ जाइए। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांश में महासागरीय जल की लवणता क्या होती है? गर्मी में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गर्मी में महासागरीय जल की लवणता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आगे आइए, 36 मृत सागर में लवणता की मात्रा काफी अधिक होती है, तो इसका कारण क्या है? स्वच्छ जल की आपूर्ति, जल निकासी का अभाव, हो जाएगा सब। नहीं, एक मिनट रुको, ये तो होगा ही। स्वच्छ जल की आपूर्ति, ये नहीं, अभाव ठीक है। तीव्र वाष्पीकरण, तो 3 को तो है, 1 2 चौथा नहीं होना चाहिए, चौथा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा भैया? सी, 1 2 और 3। आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ भैया, खत्म होने वाला, टेंशन ना लो। सागरीय लवणता का स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का स्रोत ये भी है और ये भी है। नदियां, नदी भी है, पवन नहीं है भैया। तो भैया कौन स्रोत नहीं है पूछना चाहिए था, तो इसका भी क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए, कौन स्रोत नहीं है? तो आंसर क्या होगा? पवन। सागरीय लवणता का कौन स्रोत नहीं है भैया? तो पवन स्रोत नहीं है। इसका उत्तर तो बता दीजिएगा। अरब सागर का लवणता अबाउट कितना होता है जी? औसत लवणता जहां भी पूछे क्या होगा? 35। प्रवाल भित्ति क्या है?
एक वन का काठ, वन का लकड़ी है, एक समुद्री जीव है, एक जड़ी बूटी है, एक समुद्री जीव। परवाल क्या है? एक समुद्री। अगला क्वेश्चन, परवाल भित्ति जीवों द्वारा निर्मित एक समूह है, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित एक भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के परवाल भित्ति समुद्री जीवों द्वारा निर्मित एक भित्ति है, दीवार है। बताया था जब मूंगा जमा होने लगता है तो बहुत दिन बाद एक दीवार का रूप ले लेता है, उसको हम परवाल भित्ति कहते हैं। भारत में कौन सा द्वीप परवाल भित्ति का उदाहरण? लक्षद्वीप। इंडिया का लक्षद्वीप किसका एग्जाम्पल है? परवाल द्वीप का एग्जाम्पल। अगला, परवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से क्या दशा होती है? परवाल के निक्षेपण के लिए कौन, मैंने परवाल के जमाव के लिए कौन कौन सी दशा? उथला सागर, अवसाद युक्त जल नहीं, गहरा सागर अवसाद युक्त नहीं, गहरा सागर अवसाद मुक्त जल होगा ना जी। अवसाद जिस सब में है, अवसाद युक्त जल नहीं, नहीं, ये जो पाठ है ना इस सब में है, तो ये नहीं होना चाहिए भाई। स्वच्छ जल होना चाहिए, उसमें नमक होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए, लेकिन पानी में गाद नहीं होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन को हम कैंसिल करते हैं गुरु, वो हट जाएगा। तो गहरा सागर, ज्यादा गहरा सागर नहीं, उथला सागर होगा। और अधिक तापक्रम नहीं होना चाहिए, तापक्रम भी लिमिट में होना चाहिए, सामान्य तापक्रम, यानी बी हो जाएगा इसका। वो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी। आ गया। कौन सा सागर परवाल भित्ति के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय सागर या शीतकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय? क्या होगा जी? ए, उष्णकटिबंधीय सागर। आगे आइए, नेक्स्ट आइए, समय कम हो पड़ा है। कौन सा तापमान परवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त है? कौन सा तापमान? पर ये फ़ारेनहाइट में दिया है, टेम्परेचर बताया था 20 से 25। अब 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए। जैसे 37 डिग्री होता है 97, 98, तो 20 डिग्री कितना होगा जी? मुझे लगता है 70 से 80 के बीच आएगा। 70 से एक बार निकाल लीजिएगा, 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर लीजिएगा। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ। परवाल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 27 बोले हैं हम, 27 कम से कम। 27 से 40 मैंने बोला था, तो मिनिमम जहां 27 है उसको रखेंगे हम, 27 से 32। आगे आइए, नेक्स्ट आइए। परवाल भित्तियां मुख्यतः कितने डिग्री के बीच ज्यादा पाई जाती हैं? तो 30 से 30 के बीच। कितने के बीच? 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। चलिए, जो परवाल भित्ति तट से दूर बनते हैं उन्हें बोलते हैं अवरोधक परवाल भित्ति। बताए थे ना, अवरोधक परवाल भित्ति। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाओ। किस परवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या गोल आकार में होता है? वलयाकार परवाल भित्ति। किस परवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या गोल होता है? बताया था ना जी, एटॉल, एटॉल बताया था ना। भारत में एटॉल का एग्जाम्पल क्या है? लक्षद्वीप। कौन सा एग्जाम्पल है जी? तटीय परवाल भित्ति स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहते हैं जी? कयाल बोलते हैं। तटीय परवाल बोट चैनल बोलते हैं, उसको बोला जाता है बोट चैनल। कयाल तो बोले, लैगून और कयाल में तो अंतर बताए थे हम कि लैगून जो जब दीवार बन जाए समुद्र में और उससे झील बने तो लैगून, और समुद्र की लहरें उसे काट दे तब उसको बोलते हैं कयाल। चलिए, बोट चैनल बोलते हैं। पर तटीय परवाल भित्ति और उसके बीच समुद्र का तट और तटीय परवाल भित्ति बीच में जो पानी बहने लगता है उसको क्या बोलते हैं? बोट चैनल। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ। परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतरण सिद्धांत किसने दिया? डार्विन, सब जानते हैं, डार्विन बताया था। डार्विन। परवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया? डेली। और एक और सिद्धांत है, इसको भी लिखिए लो, स्थिर स्थल सिद्धांत, मर्रे। स्थिर स्थल सिद्धांत किस? परवाल भित्ति संबंधित 3 सिद्धांत कौन दिया? स्थिर, भाई ये वाला दिया। भू अवतरण सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया? डेली। और स्थिर स्थल सिद्धांत मर्रे। तीनों का फोटो खींच लीजिए, सामने में ही तीनों है। परवाल भित्ति को उत्पत्ति संबंधित 3 सिद्धांत, भू अवतरण सिद्धांत डार्विन, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली और स्थिर स्थल सिद्धांत मर्रे। इसका स्कोर काउंट कर लीजिए आप लोग, किसका कितना स्कोर आया, किसका कितना स्कोर
आया। चलिए तो हम लोग चलते हैं, नीचे क्लास मेरी लगी है। एक बार आप लोग कल पूछ लेंगे किसका कितना आया था, आज नहीं पूछेंगे भाई, आप लोग काउंट करके आते हैं, कल पूछ लेंगे।